नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अपने एक दिवसीय काशीपुर दौरे के दौरान क्षेत्र की विभिन्न विकास और औद्योगिक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिडकुल स्थित निर्माणाधीन अरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क, सिडकुल कार्यालय और हेमपुर नेपा फार्म की 803 एकड़ भूमि का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने कहा कि 177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे एएमसी प्रोजेक्ट में कुल 56 प्लॉट प्रस्तावित हैं, जिनमें से 22 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए शासन से 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान मुख्य सचिव ने एएमसी परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने काशीपुर रामनगर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रस्तावित काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजना का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उप जिला चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान ओएनजीसी के सहयोग से अस्पताल को नए मेडिकल उपकरण और किट प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जारी है। जल्द डायलिसिस यूनिट शुरू होगी और भविष्य में आईसीयू भी बनाया जाएगा। उन्होंने स्टाफ की कमी जल्द पूरी करने का भरोसा भी दिया। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के थत्यूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने निरीक्षण में पाया, तो जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की यूपीडी यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ओएनजीसी के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वो हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल, मैंने कहा, उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। और मैं यहाँ के अपने सीएमएस को, पूरे डॉक्टर स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को शाबाशी देता हूँ कि आप इस सेवा का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की, कुछ स्टाफ की कमी मुझे बताई गई है। हालांकि कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, और क्योंकि यहाँ से पेशेंट डायलिसिस के लिए देहरादून जाते हैं, शीघ्र ही हम डायलिसिस यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे और जो आईसीयू है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई जाएगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी 452 पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन होगी। नई व्यवस्था के तहत मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और विज्ञान, गणित समेत आधुनिक विषयों की पढ़ाई पर विशेष जोर रहेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है और किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। हालांकि प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं का विकास और करीब 500 अपंजीकृत मदरसों के भविष्य को लेकर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है
कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। और जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, उस तुष्टीकरण को खत्म करके अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके उन्हें इस लायक बनाए कि वो देश और प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश के नाम को भी रोशन कर सके और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सके। तो मैं कहना चाहूंगा मदरसों के संचालकों से और अपने उत्तराखंड राज्य से कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित हो गया। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला आगामी 16 जुलाई को मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की देश संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक लोक पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। वहीं इस साल परिषद विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगी और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत 15 जुलाई से होगी और पूरे वर्ष पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों के साथ जन जागरण अभियान और कार्यशालाएं आयोजित होंगी। ठीक है, हाँ। इसके अलावा क्योंकि ये वाला तो कार्यक्रम ये जो भयंकर था ना ये मसला, ये जो हुआ, ये जो निपटाया। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति, साहित्य, कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और सीधे इसको हम पूरे वर्ष भर हम इसको लगभग मनाते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए हर मौसम के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन होता रहता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसके अनुसार हम पौधों का रोपण करते रहते हैं और इस बार भी हम फलदार वृक्षों का जो है वितरण भी करेंगे और साथ में पौधारोपण भी करेंगे। त्रिवेणी घाट स्थित प्राचीन रघुनाथ मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी और दान प्रबंधन को लेकर विरोध जताते हुए भगवान हनुमान की आराधना की। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान हनुमान से शुद्धि की प्रार्थना करना और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग करना बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े जमीन सौदे, चंदा और दान पात्र के प्रबंधन को लेकर उठे सवाल श्रद्धालु की आस्था से गंभीर विषय हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक दल या संगठन की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। इसलिए मंदिर से जुड़े धन और दान के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि इन सभी कथित मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। श्री राम मंदिर अयोध्या में करोड़ों का, अरबों का घोटाला किया गया है और इस घोटाले में सिर्फ जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, मगर जो ऊपर बैठे हुए बड़े लोग हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, जो कहते थे कि ये श्री राम मंदिर हमने बनाया है, आखिरकार उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, उनके ऊपर कब एक्शन होगा। तो इस सब के रोष में ऋषिकेश महानगर कांग्रेस के सभी साथी आज त्रिवेणी घाट में श्री रघुनाथ मंदिर में हम लोग एकत्रित हुए हैं और सबने यहाँ मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। सद्बुद्धि के लिए पाठ किया गया, क्योंकि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए। तो श्री राम जी के स्थल पर हम लोग पहुँचे, इस पावन स्थल पर पहुँचे, अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए हमने मांग करी। और हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में कमेटी गठित की जाए जो इसकी जांच करे और सिर्फ नीचे के स्तर पर लोगों पे एक्शन ना हो। जो ऊपर बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और उनको अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला। उत्तराखंड की विश्व प्राकृतिक धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर है। 21 दिनों तक दुर्गम हिमालय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के बाद जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान 2026 की टीम सकुशल लौट आई है। इस अभियान में वैज्ञानिकों ने दुर्लभ वन्यजीवों, वनस्पतियों, हिमनदों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए हैं।
विश्व धरोहर, दुर्लभ जैव विविधता और हिमालय की अनमोल प्राकृतिक संपदा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 21 दिनों तक चला जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम कठिन पर्वतीय रास्तों को पार कर सुरक्षित लौट आई है। इसमें क्या था कि हमारे कम से कम 5-6 टीम थी जैव विविधता में। एक तो मैमल्स स्तनपायी जानवरों का था, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप लगाए, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन वहाँ पे रिकॉर्ड किए। और उसके अलावा उन पर चिड़ियों पर हम लोगों ने हर पड़ाव पर हम लोगों ने 3-3, 4-4 किलोमीटर के ट्रांसेक्ट लगा के चिड़ियों की गणना की। और उसके अलावा एक एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन जो DFS साहब बता रहे थे, कीट पतंगों, तितलियों, उनका हम लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्डिंग की। ज्योतिर्मठ लौटने पर लाता गांव के ग्रामीणों ने पूरी टीम का फूल मालाओं से स्वागत किया। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने क्षेत्र की आराध्य देवी मां नंदा देवी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। 7 जून से शुरू हुए इस अभियान में भारतीय वन्य जीव संस्थान, GB पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड वन विभाग, ITBP और SDRF की संयुक्त टीम शामिल रही। वन मंत्री सुबोध उनियाल और प्रमुख वन संरक्षण ने अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। नेतृत्व करने का मौका मिला और जब हम सेकंड कैंप पर धराशी में गए तो उसी दौरान हमें बर्फबारी का सामना करना पड़ा और 4 दिन हम वहाँ पर रुके और टीम के मनोबल पर थोड़ा प्रभाव तो वहाँ पर पड़ा। उसके बाद जब हम डिब्रूगढ़ ड्योढ़ी में गए तो वहाँ पर जैसे ऋषिगंगा है तो सुबह तो जैसे ग्लेशियर का तापमान थोड़ा उस समय कम रहता है तो पानी का स्तर कम रहता है, लेकिन शाम दोपहर के बाद जो जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और ऋषिगंगा का जो वेग है काफ़ी उग्र है, तो उसको पार करना टीम के लिए एक चुनौती थी। जब हमने ऋषिगंगा पार की तो थोड़ा टीम के मनोबल में भी सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद जो चुनौती ये है कि रास्ता नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हमारा एक्सपेडिशन होता है तो जो ट्रेल होती है उस पर जो वेजिटेशन ग्रो हो जाता है। तो भिटारतोली में हम झाड़ियों से होते हुए लगभग 4-5 किलोमीटर तक गए और वहाँ से होते हुए फिर जब रामनी से आगे हम क्रॉस करते हैं तो भुसगढ़ और पाताल खान, वहाँ पर जो है जो पूरा स्लोप है, स्टीप पर नीचे ऋषिगंगा का गॉर्ज है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने उच्च हिमालयी वनस्पतियों, बुग्यालों, वृक्ष रेखा, दुर्लभ औषधीय पौधों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विस्तृत अध्ययन किया। भविष्य में डेटा हिमालय परिस्थिति को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगा। वन्य जीव की निगरानी के लिए 50 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने वन्य जीवों की मौजूदगी, उनके व्यवहार और प्राकृतिक आवासों का भी अध्ययन किया। जहाँ तक एनिमल हैबिटेट का सवाल है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के बुग्यालों, वृक्ष रेखा के आसपास के वनस्पतियों का सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन किया और पहले जो लोगों ने रिकॉर्ड की थी चीज़ें, उन्हीं साइट्स में जाके हम लोगों ने दोबारा उस पर अंतर का पता किया। वहीं पक्षियों में हिमालय मोनाल, स्नोकॉक, गोल्डन ईगल और लेमग्यार जैसे दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई। अभियान में पहली बार कीट पतंगों और परागण करने वाली प्रजातियों पर भी विशेष अध्ययन किया गया। बम्बल बी, ब्लू अपोलो तितली और येलो स्वेलो टेल जैसी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण भी किया गया। साथ ही लाइकिन जैसी प्रदूषण सांकेतिक प्रजातियों की प्रचुरता भी दिखाई गई, जो इस क्षेत्र की स्वच्छ परिस्थितिकी का संकेत है। पार्क हमारा विश्व धरोहर साइट है और इसका दशकीय बायो मॉनिटरिंग एक्सरसाइज इस बार एक्सपीडिशन हमारे द्वारा 7 जून को स्टार्ट किया गया था और टीम ने 22 दिन के बाद इस अभियान को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और जो हमारा सरसों पाताल बेस कैंप है, वहाँ पे फाइनल अपना जो जैव विविधता के सारे उद्देश्य पूरे करते हुए हमारी टीम सकुशल वापस आएगी। इसमें कुल 22 दिन का था, जिसमें एक तरफ हमारे 50 किलोमीटर और फिर वापसी में 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, इससे 100 किलोमीटर की दूरी। इसके साथ ही जो अन्य जो एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक वर्क करते हुए तो 150 किलोमीटर की एक्सपीडिशन टीम द्वारा। वापसी के दौरान वैज्ञानिकों ने लाता गांव के ग्रामीणों से संवाद भी किया। स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
ताकि विश्व धरोहर नंदा देवी के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी और मजबूत हो सके। कठिन हिमालय परिस्थितियों के बीच पूरा हुआ ये वैज्ञानिक अभियान न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अध्ययन से मिले आंकड़े भविष्य में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में अहम भूमिका निभाएंगे। चमोली के ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को बड़ी सौगात दी। सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस मशीन के चालू होने से अब क्षेत्र के मरीजों को एमआरआई जांच के लिए दूरस्थ शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद सीएम ने सिटी सेंटर का भूमि पूजन और कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज ही हमने चंपावत रोडवे स्टेशन पर 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। इसके अलावा टूरिस्ट लॉज, पूर्णागिरी धाम और रीठा साहिब में नई पार्किंग सुविधा बनाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों और यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को बहुत राहत मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, चाहे वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना हो, डायलिसिस मशीन लगाना हो या आज एमआरआई सुविधाएं शुरू करना हो। इस दिशा में हमने यहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया है। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे चंपावत के आप सभी परिवारजनों के मध्य उपस्थित होकर सच में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सभी का ये स्नेह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि चंपावत मेरे लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब मेरी कर्मभूमि और ये मेरा परिवार है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, जब कभी मैं चंपावत आने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। चंपावत के सभी परिवारजनों ने जो मुझे अपना अथाह स्नेह दिया है, अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास आप सबके द्वारा जो लगातार मुझे अपना समर्थन दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसके कारण ही मुझे दिन रात बिना रुके, बिना थके और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में जुटे रहने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। विकास की गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे चंपावत के समग्र विकास को गति प्रदान करने वाली लगभग 124 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं ने मुझे चंपावत के मेरे युवा साथियों के, चंपावत की मेरी माताओं बहनों के, हर एक बड़े बुजुर्ग के सपने दिखाई देते हैं इन योजनाओं में। माताओं बहनों की जहां मुझे सुविधाएं दिखाई देती हैं, किसानों की उम्मीद दिखाई देती है, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य इनमें दिखाई देता है। इसके अलावा
मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ आने से पहले आज जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत की अत्याधुनिक मॉडर्न एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ हो गया है। अब चंपावत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को अब एमआरआई करवाने के लिए बड़े शहरों में या निजी अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और गंभीर रोगों का उपचार भी उनको अपने घर के पास ही मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे चंपावत के सिटी सेंटर का भूमि पूजन तथा कॉर्बेट टेल के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है दोनों परियोजनाएं चंपावत के विकास में, यहाँ के पर्यटन में और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को एक नई उड़ान देंगे, नई गति यहाँ मिलेगी, रोजगार व्यापार दोनों ही बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास और विरासत इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल ऐसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, मैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का है, क्योंकि सदियों से देवभूमि उत्तराखंड भारत की सनातन चेतना का केंद्र रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए केदारखंड की भांति ही मानसखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उन सभी का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मां पूर्णागिरी धाम का समग्र विकास, मां बाराही देवी, बालेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, मां रणकोची जैसे प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और विस्तार सहित शारदा कॉरिडोर और प्रस्तावित गोल्जी कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हमारी इस सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, चंपावत केवल एक जनपद नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और सीमांत स्वाभिमान और असीम संभावनाओं का पहचान का क्षेत्र ये जिला चंपावत है। इसलिए हमारी सरकार ने इसके विकास को केवल कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है कि कुछ योजनाएं शुरू हो जाए, बस इसकी इतिश्री हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, बल्कि इसे उत्तराखंड का आदर्श जिला बनाने के लक्ष्य के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।